हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीवी लॉ अकेडमी। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी लॉ स्टूडेंट के लिए। तो बनी रहिए आज के इस वीडियो में अंत तक। तो अगर आप जो है हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगर मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए, जिससे कि आप जो है उस वीडियो को तुरंत देख सकें। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में, यानी कि अपकृत्य विधि के बारे में। तो अपकृत्य विधि जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा अपकृत्य दुष्कृति का क्या अर्थ है, यानी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टॉर्ट। तो टॉर्ट क्या है उसको जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। तो विधि के अंतर्गत व्यक्ति को कई विधिक जो अधिकार है वो प्रदान किए जाते हैं, और साथ ही इन अधिकारों के संरक्षण के लिए जो है उपचार भी जो है उपलब्ध कराए गए हैं। और उपचार विहीन अधिकार अर्थहीन होते हैं, यानी कि जहाँ अधिकार होता है वहाँ उपचार जो है होना जरूरी होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार भी है, यानी कि यूवी जुस यूवी रेमेडियम। तो जब किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है तब उपचार के रूप में या तो जो है सक्षम सिविल न्यायालय में जो है वाद लाया जाता है, या फिर किसी दंडिक कार्यवाही की जाती है। तो किसी श्रृंखला में एक और अनुतोष है अपकृत्य विधि के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का। तो ऐसे मामलों में व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन अथवा अतिलंघन होता है, यही अपकृत्य विधि की विषय वस्तु है। तो जहाँ किसी व्यक्ति का जो है लीगल राइट डैमेज होता है और उसके बदले में जो है उसे क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है, उसी को जो है हम जो अपकृत्य विधि है वो कहेंगे, यानी कि वही अपकृत्य कहलाएगा, लॉ ऑफ टॉर्ट कहलाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति जो है किसी के लीगल जो राइट है उसको डैमेज कर रहा है, अगर उसको जो है उसकी जो लीगल राइट डैमेज किया है उसके लिए क्षतिपूर्ति देनी पड़े, तो हम कहेंगे कि उसने जो है टॉर्ट का अपराध किया है, यानी कि टॉर्ट का जो क्राइम है वो किया है। तो आई थिंक आप इसे समझ गए होंगे। तो अब हम जानेंगे ओरिजिन ऑफ टॉर्ट, यानी कि टॉर्ट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो अपकृत्य को जो है जो कि दुष्कृति भी कहा जाता है, वह जो है अंग्रेजी भाषा के टॉर्ट का जो है हिंदी रूपांतरण है, और वस्तुतः ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। आंग्ल भाषा में इसे लॉन्ग तथा रोमन में जो है डेलिक्ट कहा जाता है। तो शब्द टॉर्ट जो है टॉर्ट से जो है बना है, जिसका अर्थ जो है अपराध मूलक आचरण है। तो जो टॉर्ट शब्द है वो जो है लैटिन भाषा के शब्द जो टॉर्टम है उससे जो है डेराइव्ड हुआ है, यानी कि उससे उसकी उत्पत्ति हुई है। और इसका जो हिंदी अर्थ होता है उसका मतलब होता है अपकृत्य, और इसको जो है इंग्लिश भाषा में रॉन्ग भी कहते हैं। आई थिंक आप इसे समझ गए होंगे। तो अब जो है हम अपकृत्य की परिभाषा जो है जानेंगे। तो अपकृत्य की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट। तो अपकृत्य की विभिन्न विधिवेत्ताओं ने जो है द्वारा जो दी गई परिभाषाएं हैं वो विभिन्न प्रकार की हैं। तो विनफील्ड का कहना है कि अपकृत्य का कोई भी जो है सार्वभौम सार्वभौम अथवा संतोषप्रद परिभाषा दिया जाना कठिन है। रतनलाल धीरज लाल का भी जो है यही मत है कि अपकृत्य की परिभाषा देने के अनेक प्रयास किए गए हैं, लेकिन आज तक ये सार्वभौमिक यानी परिभाषा जो है नहीं दी जा सकती है। यानी कि अपकृत्य जो है इसकी जो है कोई सार्वभौम जो है परिभाषा नहीं दी गई है, यानी कि बिल्कुल एग्जिस्ट फैक्ट है। क्योंकि अपकृत्य क्या है, अपकृत्य जो है टाइम टू टाइम जो है बदलता रहता है। तो जैसे हमारी जो सोसाइटी चेंज होती जाती है उसी तरीके से जो है अपकृत्य जो है चेंज होता जाता है। तो अपकृत्य की जो परिभाषा है वो एक निश्चित वर्डों में देना जो है कठिन है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं जो है क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बड़े कि नेक्स्ट, तो विनफील्ड के अनुसार तो इसकी जो परिभाषा है, यानी कि अपकृत्य की परिभाषा विनफील्ड ने किस प्रकार दी है। तो अपकृत्य का जो है दायित्व तो एक ऐसे कर्तव्य के उल्लंघन से उद्भूत होता है जिसे प्राथमिक रूप से विधि द्वारा सुनिश्चित किया जाता है और जो जनसाधारण के प्रति होता है, तथा इस उल्लंघन का निवारण अनिर्धारित नुकसानी के लिए कार्यवाही द्वारा किया जाता है। तो अब विनफील्ड के अनुसार क्या है, तो विनफील्ड ने कहा है कि जो अगर कोई व्यक्ति जो है किसी जो दूसरा व्यक्ति है उसका जो है लीगल राइट डैमेज करे, यानी कि उस पर जो है, लेकिन जिस व्यक्ति ने डैमेज किया है उसका राइट था, यानी कि उसका ड्यूटी थी कि वो जो है उसके साथ सही से रहे, लेकिन उसने जो अपनी ड्यूटी का उल्लंघन किया है, यानी कि अपने कर्तव्य को सही से नहीं निभाया है। अगर कोई भी इस तरीके से अपना कर्तव्य नहीं निभाता है और उसके साथ साथ जो है दूसरे व्यक्ति को कोई लीगल डैमेज पहुँचाता है, तो उसे जो है कंपनसेशन यानी कि जो
नुकसानी है यानी कि क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, और ये जो क्षतिपूर्ति है वो अनिर्धारित होगी, और इसको जो है कोर्ट जो है जितना भी डिसाइड करेगा उतनी जो है उसको क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। आई थिंक समझ गए होंगे आप। तो अब हम इसके बढ़ेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन पर। तो फ्रेजर के अनुसार, तो फ्रेजर ने इसकी किस प्रकार परिभाषा दी है, तो अपकृत किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व अधिकार का सामान्य रूप से उल्लंघन है जिसे जो है जिससे उसे क्षतिपूर्ति का बाद लाने का अधिकार मिलता है। तो अपकृत क्या है, ये जो है किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व अधिकार यानी कि प्राइवेट जो है अधिकार होता है, उसका किसी व्यक्ति का पर्सनल जो राइट होता है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसका वायोलेशन कर देता है यानी कि उसका उल्लंघन कर देता है, तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति ने जो है अपकृत जो है कमिट किया है। अगर ऐसे इस प्रकार कोई व्यक्ति जो है अपकृत्य करता है तो उसे जो है क्षतिपूर्ति का बाद लाने का अधिकार होता है, यानी कि वो जो है उसकी प्रति जो है क्षतिपूर्ति का बाद ला सकता है और उससे उस जो नुकसानी हुई है उसकी जो है भरपाई करा सकता है क्षतिपूर्ति के साथ। तो समझ गए होंगे आई थिंक आप। अब हम बढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन पर। तो अंडरहिल के अनुसार, तो अपकृत संविदा से भिन्न कोई जो है ऐसा कार्य है जो या तो किसी व्यक्ति के पूर्ण अधिकार को अतिक्रमण करता है या किसी व्यक्ति के सापेक्ष अधिकार का अतिक्रमण करता है और उसे क्षति पहुंचाता है, या किसी लोक अधिकार की इस प्रकार अवहेलना करता है जिससे किसी व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक हानि पहुँचती है और जिसके परिणाम स्वरूप जो है वह क्षतिकर्ता के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लिए जो है बाद लाने का हकदार हो जाता है। तो अंडरहिल के अनुसार जो है अपकृत जो है संविदा से अलग होता है, यानी कि संविदा और अपकृत में डिफरेंस होता है। और साथ ही साथ जो है अगर कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति का जो है लीगल राइट डैमेज करता है, यानी कि अगर उसके जो राइट हैं उसको जो है उस पर अतिक्रमण करता है, तो हम कह सकते हैं कि जो दूसरा व्यक्ति है यानी कि पीड़ित पक्षकार है वो जो है उसके प्रति वाद ला सकता है क्षतिपूर्ति के लिए, और वह जो है अपनी नुकसानी के लिए कंपनसेशन की भरपाई करवा सकता है यानी कि क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। तो अभी तक जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है हमने उसके अनुसार देखा होगा कि उनमें जो है कुछ सेम तत्व हैं, तो वो कौन कौन से हैं। तो अपकृत जो है एक सिविल रॉन्ग है, तो यानी कि अपकृत जो है एक सिविल रॉन्ग है। तो अपकृत की कंडीशन में जो है हम किसी भी कोर्ट में जो है बाद ला सकते हैं और उससे यानी कि पीड़ित व्यक्ति को जो है क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो है एक सिविल रॉन्ग है और वह संविदा भंग या फिर न्यास भंग से जो है भिन्न है। तो यानी कि हमारा जो टॉर्ट होता है वो कॉन्टैक्ट और जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है उससे जो है डिफरेंट होता है, यानी कि अलग होता है, ये सेम नहीं होते हैं। तो थर्ड, तो अपकृत्यजनक दायित्व का उद्भव जो है विधि द्वारा पूर्व निश्चित कर्तव्य भंग से होता है। तो चूँकि किसी व्यक्ति का जो है इसमें लीगल राइट डैमेज होता है, क्योंकि सभी व्यक्तियों को हमारी जो कुछ लॉ हैं उनके द्वारा राइट दिए गए हैं कि वो जो है अपनी किस प्रकार से रक्षा करता है या मतलब कर सकता है। तो अगर उसी के जो है मतलब किसी व्यक्ति को जो राइट हैं लीगल राइट हैं अगर जो है कोई डैमेज करता है उसको, तो हम कह सकते हैं कि वह जो व्यक्ति है उसकी क्षतिपूर्ति करवा सकता है। तो और बढ़ते हैं, तो विधिक कर्तव्य एवं दायित्व तो सभी व्यक्तियों के प्रति होती है। तो जो विधिक कर्तव्य होते हैं यानी कि ड्यूटी और जो विधिक दायित्व होते हैं लाइबिलिटीज, वो जो है सभी व्यक्तियों को एक दूसरे के प्रति होते हैं और इसका उपचार जो है अनिर्धारित क्षतिपूर्ति के लिए जो है बाद लाना होता है। तो किसी भी व्यक्ति के साथ जो है अगर टॉर्ट कमिट होता है तो उसको जो है क्षतिपूर्ति का बाद लाने का राइट होता है। तो ऐसे विधिक कर्तव्यों एवं दायित्वों के उल्लंघन से नुकसानी अतः क्षतिपूर्ति का पास संचित करने का जो है अधिकार मिल जाता है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि अगर किसी व्यक्ति का जो लीगल राइट है वो डैमेज हो जाता है तो उसको जो है क्षतिपूर्ति का बाद लाने का राइट मिल जाता है और वह जो है कोर्ट के समक्ष जो है बात ला सकता है। तो आई थिंक आप जो ऐसे समझ रहे होंगे। तो बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट, यानी कि टॉर्ट के आवश्यक तत्व यानी कि अपकृत्य के आवश्यक तत्व। तो इसका जो आवश्यक तत्व हैं 3। तो दोषपूर्ण कार्य किए जाना चाहिए सबसे पहली बात, और उसमें जो है विधिक क्षति होनी चाहिए यानी कि लीगल डैमेज होने चाहिए व्यक्ति को, और साथ ही साथ जो है नुकसानी का बाद लाने का अधिकार भी होना चाहिए व्यक्ति को। तो आई थिंक आप इसे समझ गए होंगे। तो बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट। तो अब जो है हम इसे विस्तार से समझेंगे। तो दोषपूर्ण कार्य का किया जाने का क्या मतलब है। तो अपकृत्य का पहला अनिवार्य तत्व है ये, और कोई दोषपूर्ण कार्य किए जाना अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा जो है अपने पूर्व निर्धारित कर्तव्यों का भंग किया जाना।
जब कोई व्यक्ति अपने पूर्व निर्धारित कर्तव्यों को जो है भंग करता है तो उससे किसी व्यक्ति के अधिकारों का अतिलंघन होता है अथवा अतिक्रमण होता है, और अधिकारों का अतिक्रमण ही दोषपूर्ण कार्य और यही जो है कर्तव्य जो है अपकृत्य कहलाता है। तो क्या है अपकृत्य, यानी कि दोषपूर्ण कार्य क्या है? तो कोई भी व्यक्ति जो है किसी के जो लीगल राइट हैं उन पे जो है अपना अधिकार जमाए या फिर जो उनका अतिलंघन करता है यानी कि उनको डैमेज करता है, तो हम कह सकते हैं उसने जो है कोई दोषपूर्ण कार्य किया है। और इस प्रकार का दोषपूर्ण जो कार्य है उसी को जो है हम टोर्ट कहेंगे यानी कि अपकृत्य कहेंगे। तो आई थिंक आप इससे समझ गए होंगे। तो यहाँ ये उल्लेखनीय है कि ऐसे अधिकारों को जो है विधिक अधिकार होना आवश्यक है। तो ऐसे जो अधिकार जो कि डैमेज हुए हैं वो जो है विधिक होने चाहिए यानी कि लीगल होने चाहिए, और विधिक अधिकारों का उल्लंघन ही अपकृत्य के संदर्भ में दोषपूर्ण कार्य माना जाता है। तो ऑस्टिन के अनुसार विधिक अधिकार से अभिप्राय ऐसे अधिकारों से है जो किसी व्यक्ति को विधि द्वारा प्रदत्त होते हैं, और ऐसे अधिकार जो है संपूर्ण विश्व के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं। तो विधिक अधिकार क्या हैं? जो कि हमें कोई हमारे लॉ जो है प्रोवाइड करते हों, यानी कि जैसे हम मान सकते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है हमें काफ़ी जो है राइट दे रखे हैं। तो अगर कोई जो है उन राइटों का जो है उल्लंघन करता है या उनका वायोलेशन करता है तो हम जो है उसके लिए जो है क्षतिपूर्ति का वाद ला सकते हैं कोर्ट के द्वारा, और हम जो क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे लीगल डैमेज पर यानी कि विधिक क्षति पर, जो कि सेकंड इसका इसेंशियल पार्ट है। तो अपकृत्य का दूसरा आवश्यक तत्व जो है विधिक क्षति है, और किसी व्यक्ति का कोई कार्य तभी अपकृत्य माना जाता है जब ऐसे कार्य से किसी अन्य व्यक्ति को कोई विधिक क्षति कारित हुई हो, और ये ना तो आर्थिक क्षति होती है और ना ही वास्तविक क्षति। तो कोई भी ऐसा कार्य जिससे किसी व्यक्ति को जो है लीगल डैमेज हो तो हम कह सकते हैं कि इसको जो है विधिक क्षति हुई है, और ये जो क्षति होती है वो आर्थिक भी जो है आर्थिक क्षति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और ये जो है वास्तविक क्षति हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। जैसे कि मान लो कोई जो व्यक्ति है अगर वो वोट डालने जाता है लेकिन किसी अधिकारी द्वारा उसको वोट डालने से रोक दिया जाता है क्योंकि उसमें कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है, तो लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उसको जो है क्षति नहीं हुई है। तो इस प्रकार की जो केसेस होते हैं उसमें जो है जो पीड़ित पक्षकार है वो वाद ला सकता है। तो आई थिंक आप इसे समझ गए होंगे। तो बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट। तो विधिक क्षति से अभिप्राय किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का अतिलंघन अथवा अतिक्रमण है, और ये आवश्यक नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को कोई आर्थिक या फिर वास्तविक क्षति कारित हो। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का जो है अतिलंघन होना ही जो है विधिक क्षति है। ये बिना हानि के जो है क्षति हो सकती है, ये जो है बिना हानि के क्षति के सूत्र पर जो है आधारित है, यानी कि इंजुरिया साइन डैमनम। तो इसमें जो है हालांकि पक्षकार को जो है हानि नहीं हुई है लेकिन उसको जो है हम ऐसा मानेंगे कि उसको जो है क्षति हुई है और हमें जो है उसको क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। तो आई थिंक आप इसे समझ गए होंगे। तो बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट। तो अब हम इसे केस लॉ के द्वारा समझेंगे। तो इस संबंध में एसबी बनाम वाइट का जो मामला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या कहा गया? तो इसमें वादी को जो है मत देने का अधिकार था, लेकिन उसे जो है इस अधिकार से वंचित कर दिया गया था, और निर्वाचन में यद्यपि वादी का प्रत्याशी जो है विजयी रहा था फिर भी इसे जो है वादी के अधिकारों का अतिलंघन मानते हुए विधिक क्षति जो है घोषित किया गया। तो मैंने अभी पहले ही बता दिया था ये कि इसमें जो है इस मामले में जो है व्यक्ति को ये राइट था कि वो जो है वोट दे, हालांकि उस व्यक्ति ने मतलब वो वोट नहीं दे पाया लेकिन फिर भी वही पार्टी जीती, लेकिन क्योंकि उसको वोट देने की जो है राइट था लेकिन उसको नहीं दिया गया तो उसमें जो है उसका लीगल राइट था और वो जो है डैमेज हुआ, तो उसको जो है क्षतिपूर्ति प्रदान की गई। आई थिंक आप इसे समझ गए होंगे। तो अब हम बढ़ेंगे इसके जो है नेक्स्ट टॉपिक पर, यानी कि नए जो इसेंशियल एलिमेंट था उस पर। तो नुकसानी का बाद लाने का अधिकार। तो अपकृत्य का जो तीसरा आवश्यक तत्व है नुकसानी का बाद लाने का अधिकार, ये ये जो है ये तत्व जहाँ तक जो है अधिकार है वहाँ उपचार है और किस सूत्र पर जो है आधारित है, यानी कि जहाँ आपका अधिकार है वहीं जो है आपको उपचार मिलेगा। तो S3 बनाम वाइट के जो मामला था उसमें जो है न्यायाधीश थी यानी कि मुख्य न्यायाधीश हार्ट द्वारा जो है इस तत्व की पुष्टि करते हुए कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति को अधिकार दिए गए हैं तो ऐसे अधिकारों के संरक्षण के लिए उसे उपचार भी उपलब्ध होना चाहिए। अधिकार एवं उपचार दोनों एक दूसरे के प्रभाव हैं और उपचारों के अभाव में जो है अधिकार जो है अर्थहीन है, यानी कि जिस व्यक्ति को अगर किसी व्यक्ति का जो है राइट है अगर उसका जो है वायलेशन होता है
तो उसको जो है उसकी रेमेडी पाना कंपलसरी है, यानी कि उसे जो है क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है। और जहाँ किसी व्यक्ति का लीगल राइट हुआ है, डैमेज हुआ है, लेकिन उसको जो है कंपनसेशन यानी कि क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार नहीं है, तो इस प्रकार के जो राइट होते हैं वो अर्थहीन है, यानी कि उसका जो है कोई मतलब नहीं रहता कि उसको जो है राइट मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो बढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट। तो अब हम इसकी केस लॉ के द्वारा समझेंगे। तो सूबा सिंह बनाम दविंदर कौर AIR 2011, जो ये जो है सुप्रीम कोर्ट का मामला है। तो इस मामले में जो है अब निर्धारित किया गया कि उपेक्षा एवं लापरवाही के मामलों में मृत्यु हो जाने पर आपराधिक कार्यवाही के साथ साथ नुकसानी का सिविल वाद जो है लाया जा सकता है। अपकृत्य विधि में अपकृत्य को सिविल दोष माना गया है। इसमें आपराधिक कार्यवाही के चलते नुकसानी का वाद लाने पर कोई रोक नहीं है। तो इस मामले में कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति ने जो है लापरवाही के कारण या फिर किसी अन्य यानी कि या फिर जानबूझकर जो है किसी व्यक्ति को जो है मार दिया है, यानी कि किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया है, तो हम जो है उस पर नुकसानी का वाद भी ला सकते हैं अपनी जो हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट है उसके अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ जो है हम उस पर कानूनी जो बात है उसको भी ला सकते हैं, यानी कि फौजदारी उस पर जो फौजदारी मुकदमा भी कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है हम सिविल मुकदमा भी कर सकते हैं। तो हमारा जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं करता है कि आप उस व्यक्ति पर जो है कोई भी जो फौजदारी मामला है उस पर दायर नहीं कर सकते। तो आप जो है दोनों प्रकार के जो केस हैं वो जो है उस पर लगा सकते हैं, यानी कि उस पर बात दायर कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे अपकृत्य एवं संविदा भंग में अंतर। तो अपकृत्य एवं संविदा भंग में क्या अंतर है, उस पर जो डिस्कस करने वाले हैं। तो अपकृत्य जो है संविदा भंग से जो है भिन्न है और इन दोनों में जो है निम्नलिखित अंतर पाया जाता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, तो अपकृत्य में किसी व्यक्ति द्वारा उन कर्तव्यों का उल्लंघन किया जाता है जो विधि द्वारा पूर्व निर्धारित जो है होते हैं, जबकि संविदा भंग में किसी पक्ष द्वारा उन शर्तों का उल्लंघन किया जाता है जो दोनों पक्षकारों में करार द्वारा तय की जाती है। तो अपकृत्य में क्या होता है, तो अपकृत्य में जो है सभी जो पीपल होते हैं, सिटीजन होते हैं, उन पर जो है पहले से ही लीगल ड्यूटी लगी होती है कि आप जो है किसी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा भेदभाव या ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जैसे कि उसको क्षतिपूर्ति पहुँचे, यानी कि कोई क्षति पहुँचे। लेकिन जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या होता है, उसमें जो पहले से ही जो दो लोग होते हैं वो एक दूसरे से सहमत होते हैं करार के द्वारा, यानी कि संविदा के द्वारा। तो इन दोनों में जो है यही अंतर है कि अपकृत्य में जो है लीगल ड्यूटी होती है सबकी, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें जो दोनों पक्षकार होते हैं उनकी जो है ड्यूटी होती है। तो अपकृत्य में किसी व्यक्ति के लोकलक्षी अधिकारों का यानी कि राइट इन रेम का अतिक्रमण होता है, जबकि संविदा भंग में व्यक्तिलक्षी अधिकारों का जो है अतिक्रमण किया जाता है। तो अपकृत्य में जो है लोकलक्षी यानी कि पूरे जो होल्ड यानी हम बोल सकते हैं पूरे देश के जो अधिकार होते हैं उनका जो है अतिक्रमण होता है, लेकिन संविदा भंग में जो दो पक्षकार होते हैं उन्हीं का जो है अधिकारों का अतिलंघन होता है। यानी कि अपकृत्य में सभी लोगों का हो सकता है जो अधिकार हैं उनका डैमेज, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ उन दोनों पक्षकारों का होगा। वो अपकृत्य में जो है अनिर्धारित क्षतिपूर्ति के लिए बाद लाया जाता है, जबकि संविदा भंग में निर्धारित नुकसानी के लिए। तो अपकृत्य में जो नुकसानी होती है यानी कि क्षतिपूर्ति वो अनिर्धारित होती है, लेकिन संविदा में जो है जो नुकसानी होती है वो पहले से ही निर्धारित होती है। यानी कि संविदा में जो क्या होता है कि दोनों पक्ष का जो है किसी बात पे जो है पहले से ही सहमत होते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो अपकृत्य में आशय अथवा हेतु यानी कि इंटेंशन और मोटिव का जो है महत्वपूर्ण जो है स्थान होता है। यदि कोई कार्य दुराशय से नहीं किया जाकर सद्भावपूर्वक जो है किया जाता है तो वह अपकृत्य की कोटि में नहीं आता, जबकि संविदा भंग में आशय का जो है अथवा हेतु का जो है अर्थहीन होता है। तो अपकृत्य में क्या है कि जो इंटेंशन है यानी कि मोटिव उसको जो है बहुत ही ज़्यादा मान्य किया जाता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का मोटिव यानी कि इंटेंशन नहीं था किसी काम को करने के लिए, तब ऐसी कंडीशन में जो है हम कभी कभी वाद दायर नहीं कर सकते हैं, लेकिन संविदा में ऐसा जो है कुछ भी नहीं है। तो अपकृत्य में नुकसानी का उद्देश्य दंडात्मक होता है, जबकि संविदा भंग में जो है प्रतिकारात्मक। तो अपकृत्य में जो नुकसानी का उद्देश्य होता है वो दंडात्मक होता है, यानी कि उसको क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए जो है दंड समान होता है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता है। तो अब हम जानेंगे अपकृत्य एवं अपराध में अंतर। तो अपकृत्य एवं अपराध यद्यपि एक जैसी जो है लगते हैं, लेकिन इन दोनों में भी जो है अंतर है। तो इसमें जो है क्या क्या अंतर है उस पर डिस्कस करने वाले हैं।
तो अपकृत्य जो है एक व्यक्तिगत दोष होता है। इसमें किसी व्यक्ति की को जो है हानि अथवा क्षति होती है और वह ऐसी क्षति की पूर्ति के लिए जो है वाद ला सकता है, जबकि अपराध जो है संपूर्ण समाज के विरुद्ध अपराध माना जाता है और इसमें जो है कार्यवाही राज्य के द्वारा की जाती है। तो अपकृत्य जो है किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष किया जाता है। लेकिन अपराध में जो है अगर कोई व्यक्ति किसी का जो है मर्डर कर दे, यानी कि वो अपराध भी है। तो ऐसा कोई अगर किसी व्यक्ति को मर्डर करता है तो वो जो है ये माना जाता है कि उसने जो है अपराध पूरे देश के लिए यानी कि पूरे लोक के लिए किया है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसमें जो वाद होता है वो राज्य के विरुद्ध जो है लाया जाता है। तो आई थिंक आप इसे समझ गए होंगे कि अपराध और जो अपकृत्य है उसमें क्या अंतर है। अपकृत्य जो है एक व्यक्ति विशेष व्यक्ति की प्रति होता है, लेकिन जो अपराध होता है एक यानी कि पूरे जो पूरा लोग होता है, पूरा राज्य मान सकते हैं या फिर पूरा देश मान सकते हैं, उसके प्रति जो है होता है। तो आई थिंक आप जो है इसे समझ गए होंगे। तो बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट। तो अपकृत्य जो है एक सिविल दोष है, यानी कि सिविल रॉन्ग है और इसके लिए सिविल न्यायालय में नुकसानी का वाद लाया जाता है, जबकि अपराध एक जो है दंडनीय कृत्य होता है और इसमें अभियुक्त को कारावास के दंड से जो है दंडित किया जाता है। तो अपकृत्य जो है टोट हमारा एक सिविल रॉन्ग होता है और इसके लिए जो वाद है हम किसी भी सिविल न्यायालय में ला सकते हैं और सिविल न्यायालय जो है कोई भी अनिर्धारित नुकसानी जो है हमें प्रदान कर सकता है, यानी कि पीड़ित पक्षकार को जो है उसमें क्षतिपूर्ति दे दी जाती है। लेकिन जो आपराधिक मामले होते हैं उसमें जो मेन मोटिव क्या होता है कि जो अपराधी है उसको जो है पनिशमेंट दी जाए और पनिशमेंट जो है उस पर या तो जुर्माना लगा दिया जाएगा या फिर जो है उसको कारावास में डाल दिया जाएगा। तो उसमें जो है यही होता है, यानी कि उसको क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती है। और अपकृत्य के लिए कार्रवाई सिविल न्यायालयों में की जाती है, जबकि अपराध के लिए दांडिक न्यायालय में अभियोजन चलाया जाता है। तो अपकृत्य का मुख्य उद्देश्य पीड़ित पक्षकार को जो है यानी कि दोषी पक्षकार से जो है क्षतिपूर्ति दिलाना है, जबकि अपराध जो है विपर्ययक मामलों में मुख्य उद्देश्य अभियुक्त को जो है दंडित कर जो है समाज में अपराधों की रोकथाम के लिए भय व्याप्त करना होता है। यानी कि अपकृत्य में क्या होता है, अपकृत्य में होता है कि कोई भी व्यक्ति का अगर लीगल राइट डैमेज हुआ है तो वह जो क्षतिपूर्ति प्राप्त करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है अपराध करता है तो उसको जो है यानी कि कैद में डाल दिया जाता है, यानी कि कारावास में डाल दिया जाता है, जिससे कि जो और भी लोग हैं वो उस अपराध करने से डरें। तो इसका जो है यही मोटिव होता है। तो इसका जो मामला है केशव बनाम मुनीउद्दीन 1908 का ये मामला है। CWN 50 के मामले में जो है ये कहा गया कि आक्रमण, प्रहार, मानहानि, न्यूसेंस, उपेक्षा या फिर अनवधानता आदि अपकृत्य एवं अपराध दोनों कोटि के में जो है आते हैं। इसमें दोनों प्रकार की कार्यवाही जो है की जा सकती है। तो आई थिंक आप जो है इसे समझ गए होंगे। तो बढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट। अब हम जो है किसी मतलब जो है हम मैगजीम्स पे जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो अपकृत्य विधि की उक्तियाँ, तो बिना हानि के क्षति और साथ ही साथ जो है बिना क्षति के हानि, यानी कि इंजुरिया साइन डैमनम एंड डैमनम साइन इंजुरिया। तो इसका जो है क्या मतलब होता है उस पर जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हम इसके। तो बिना हानि के क्षति यानी कि इंजुरिया साइन डैमनम। तो अपकृत्य विधि में इस सूत्र का जो है बड़ा महत्व है। वस्तुतः यही सूत्र अपकृत्य का आधार एवं बाध्य योग है और अपकृत्य विधि का ये सामान्य सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का जो है उल्लंघन अथवा अतिलंघन बाध्य योग होता है और जिस व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है वह व्यक्ति उस व्यक्ति के विरुद्ध जो है नुकसानी का बाद यानी कि क्षतिपूर्ति का बाद जो है ला सकता है। तो कोई व्यक्ति जो है अगर जिसका लीगल राइट डैमेज हुआ है तो वह जो है व्यक्ति क्षतिपूर्ति का बाद जो है ला सकता है। तो आई थिंक आप इसे समझ गए होंगे। तो बढ़ेंगे अब हम इसके नेक्स्ट। तो विरुद्ध नुकसानी अर्थात क्षतिपूर्ति का जो है बाद ला सकता है और जिसके द्वारा अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, चाहे वह ऐसी उल्लंघन से जो है कोई आर्थिक क्षति हुई हो या नहीं। यही बिना हानि की क्षति के सत्र का सार है। सरलतम शब्दों में ये कहा जा सकता है कि ये सूत्र ऐसे व्यक्ति को जो है नुकसानी का बाद लाने का अधिकार प्रदान करता है जिसके विधिक अधिकारों का जो है उल्लंघन हुआ है। इसमें आर्थिक क्षति का होना आवश्यक नहीं है। तो आपने कई मामलों में देखा होगा कि किसी, जैसे कि मैंने अभी वो एग्जाम्पल दिया था SP वर्सेस जो फ्लेचर का जो केस था जिसमें वोट डालने वाला जो अधिकार था,
तो आप उसको देख सकते हैं, वो भी इसका ही उदाहरण है। तो इसको एक नेक्स्ट एग्जाम्पल के अनुसार सुनेंगे समझेंगे। तो इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो खां कां के उद्यान में कां की अनुमति के बिना जो है प्रवेश करता है और जलाशय का जो है आनंद उठाता है। यद्यपि खां की इस कहते से कां को कोई आर्थिक या फिर जो है वास्तविक हानि नहीं होती है, फिर भी कां जो है खां के विरुद्ध नुकसानी का बात ला सकता है, क्योंकि खां की इस कहते से कां के विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। क्योंकि जो कां का जो स्विमिंग पूल था उसमें जो है उसने बिना उसकी अनुमति के उसमें मतलब घुस गया या फिर उसका आनंद उठाया, लेकिन उसको जो कां व्यक्ति है उसको कोई उसको उससे नुकसान थोड़ी ना हो गया कि वो उसमें नहा के चला गया, तो लेकिन फिर भी उस पर जो है वो बात ला सकता है। तो आई थिंक आप इसे समझ गए होंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे बिना क्षति के हानि यानी कि डैमनम साइन इंजूरिया। तो बिना क्षति के हानि यानी कि डैमनम साइन इंजूरिया जो है वो सूत्र बिना हानि के क्षति यानी कि इंजूरिया साइन डैमनम से जो है बिल्कुल विपरीत है। तो इसमें बिना क्षति के हानि के अनियोज्य यानी कि एक्शनेबल अर्थात बाध्ययोग नहीं माना गया है। और इसका मुख्य कारण है कि ऐसे मामलों में जो है किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का जो अतिक्रमण है जो वो नहीं होता है, और जब किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होता है तब तक जो है वह अपकृत्य विधि के अधीन नुकसानी का वाद नहीं ला सकता। और ऐसे मामलों में हानि महत्वपूर्ण नहीं होती है। किसी व्यक्ति को कितनी ही आर्थिक हानि होने पर भी जो है यदि उसकी किसी विधिक अधिकार का जो है अतिक्रमण नहीं होता है तो वह जो है नुकसानी का वाद नहीं ला सकता है। यही जो है इस सूत्र का सार एवं अर्थ है। तो अगर किसी व्यक्ति का जो है लीगल राइट डैमेज नहीं हुआ है तो वह जो है बाध नहीं ला सकता, यानी कि वो जो है फिर क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तो अब हम जो है इसको उदाहरण के साथ ही साथ जो है इसको केस लॉ के जरिए जो है समझेंगे। तो उदाहरण, तो जयपुर के जौहरी बाजार में कां कपड़े का व्यवसाय करता है और उसका व्यवसाय अच्छे से चलता है, और उसी बाजार में खां भी जो है ऐसे ही कपड़ों का व्यवसाय प्रारंभ करता है, जिससे कां की ग्राहक की जो है कमी हो जाती है और उसे आर्थिक नुकसान होता है। का खां के विरुद्ध जो है नुकसानी का वाद नहीं ला सकता, क्योंकि उसके विरुद्ध उसके जो किसी विधिक अधिकार का जो है उल्लंघन नहीं हुआ है, यानी कि अतिक्रमण नहीं हुआ है, यद्यपि उसे आर्थिक हानि तो हुई है। तो जैसे कि दोनों जो पक्षकार थे दोनों ने यहाँ पहले कां की जो है दुकान थी, लेकिन उसकी जो दुकान थी वो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर उसको देख के खां ने भी दुकान खोल ली, लेकिन उसकी फिर जो है उसकी ग्राहक ज़्यादा बढ़ गए और उसको जो है जो आर्थिक क्षति थी वो उठानी पड़ी। क्योंकि उसका जो है कोई लीगल राइट डैमेज नहीं हुआ तो वह जो है इस प्रकार कोई भी वाद नहीं ला सकता और क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसको जो है हम केस लॉ के माध्यम से समझेंगे। तो इस संबंध में ग्लूसेस्टर ग्रामर जो स्कूल है उसका बात जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो का एक जो इसमें वादी एक स्थान पर जो है अपना स्कूल चला रहा था। प्रतिवादी ने भी उसी स्कूल के पास जो है अपना एक स्कूल प्रारंभ कर दिया, जिससे वादी के कई विद्यार्थी प्रतिवादी के स्कूल में आ गए। इस पर जो है वादी को अपना स्कूल चलाने के लिए शुल्क में जो है काफ़ी कमी करनी पड़ी, जिससे उसको भारी आर्थिक क्षति हुई और वादी ने जो है प्रतिवादी के विरुद्ध जो है नुकसानी का वाद दायर किया। न्यायालय ने वादी का वाद खारिज करते हुए कहा कि प्रतिवादी को भी जो है स्कूल खोलने का अधिकार था, और उसके स्कूल खोलने से वादी के किसी भी विधिक अधिकार का अतिक्रमण नहीं होता है। तो स्कूल खोलना किसी का भी राइट है, कोई भी इंसान स्कूल खोल सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई जो दूसरा पक्षकार है वो स्कूल खोले या ना खोले, यानी कि और वह जो है अगर इस प्रकार किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा स्कूल खोला जाता है, अगर दूसरे व्यक्ति की यानी कि जिस व्यक्ति ने दूसरा नया कॉलेज खोला या स्कूल खोला उसमें जो है अगर स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि इसने जो हमारा नुकसान किया है, यानी कि हमें क्षति जो है गई है, क्योंकि इसमें जो है किसी का लीगल राइट डैमेज नहीं हुआ है। तो आई थिंक आप इसे समझ गए होंगे। तो अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ और नॉलेज प्राप्त कर पाएँ अपकृत्य विधि के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।